नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं वीकेबी न्यूज़ की खास पेशकश जिसका नाम है देश, प्रदेश और दुनिया। तो आइए चलते हैं मेरे साथ इस खास पेशकश की ओर। प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर दुखद है। बुरी खबर बॉलीवुड से आई है। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया है। सिद्धार्थ और शहनाज गिल की जोड़ी बिग बॉस 13 के बाद से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने कपल्स में शुमार थी। दोनों ने कई बार एक दूसरे के संग प्यार का इजहार किया, लेकिन अपने रिश्ते की खबर पर आधिकारिक मुहर लगाने से बचते रहे। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि सिर्फ घूस की मांग को शिकायतकर्ता के दावे के आधार पर रिश्वतखोरी का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी खबर भी सुर्खियों में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। प्रदेश की सरकार इसकी भरपाई के रूप में भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी बनाने जा रही है। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम मंदिरों को केवल आस्था के कारण खोलने की मांग नहीं कर रहे हैं। यह कई लोगों के जीवन से जुड़ा प्रश्न भी है। अच्छी खबर यह है कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 488 सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में तब्दील करना चाह रही है। राजनीतिक कॉकटेल के साथ विकास की इबारत लिखने को आतुर प्रदेश की सरकार का यह कदम सराहनीय साबित हो सकता है। तो आइए खबरों के इस पंच को विस्तार से जानते हैं। बॉलीवुड से एक और बुरी खबर है। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया है। मुंबई के कूपर अस्पताल ने सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हुई है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाई खाई थी, लेकिन उसके बाद वह उठ ही नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है। सिद्धार्थ और शहनाज गिल की जोड़ी बिग बॉस 13 के बाद से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने कपल्स में शुमार थी, लेकिन अब सिद्धार्थ ने यूं शहनाज को अकेला छोड़ दिया है। दोनों ने कई बार एक दूसरे के संग प्यार का इजहार किया, लेकिन अपने रिश्ते की खबर पर आधिकारिक मुहर लगाने से बचते रहे। बालिका वधू में शिव के किरदार से पॉपुलर हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने कई रियलिटी शोज में भी भाग लिया था। वो खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा जैसे शो के भी सिद्धार्थ विनर रहे। हाल ही में ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 नाम की वेब सीरीज में सिद्धार्थ नजर आए थे। लोगों ने सीरीज को बहुत पसंद किया था। आखिरी बार सिद्धार्थ शुक्ला को डांस दीवाने में शहनाज गिल के साथ देखा गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि सिर्फ घूस की मांग को शिकायतकर्ता के दावे के आधार पर रिश्वतखोरी का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। आरोपी के पास से घूसखोरी की रकम मिली भी तो महज इस आधार पर उसे भ्रष्टाचार के मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून के तहत घूसखोरी से जुड़े मामले में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए घूस की रकम के मांग का पर्याप्त प्रमाण होना जरूरी है। बिना ऐसे प्रमाण के इस तरह के मामले में आरोपी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति भारती डगारे ने इस टिप्पणी के साथ ही मुंबई महानगर पालिका के 3 इंजीनियरों व 2 अन्य आरोपियों को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराने के विशेष अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और उन्हें मामले से बरी कर दिया है। आरोपियों के नाम सुनील राठौड़, विलास कुलकर्णी व बालाजी बिरासदार है। इन पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आईओडी जारी करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप था। निचली अदालत ने इन्हें दोषी ठहराते हुए 3 से 4 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र सरकार पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ मनपा क्षेत्र में भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी का निर्माण करेगी। इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने, भविष्य के वैज्ञानिक तैयार करने की दृष्टि से यह विज्ञान नगरी विकसित की जाएगी। लेकिन जानकार इसे राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं और इसे केंद्र को सीधा जवाब माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। प्रदेश की सरकार इसकी भरपाई के रूप में संभवतः यह कदम उठाने जा रही है। दिल्ली दरबार को खुश रखने का अपना तरीका भी हो सकता है, लिहाजा राजीव के नाम पर आईटी पुरस्कार शुरू करने के बाद अब राज्य का स्कूली शिक्षा विभाग पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ मनपा क्षेत्र में भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी का निर्माण करेगा। पिंपरी चिंचवड़ मनपा क्षेत्र में 8 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जिसमें से 1 एकड़ जमीन पर विभागीय स्तर का विज्ञान केंद्र बनाया गया है, जबकि शेष 7 एकड़ जमीन पर यह नगरी 5 साल में तैयार की जाएगी।
भाजपा के शंखनाद आंदोलन को सफल बताते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम मंदिरों को केवल आस्था के कारण खोलने की मांग नहीं कर रहे हैं। मंदिरों पर कई लोगों का जीवन यापन निर्भर है। मंदिरों के पुजारी फूल और अगरबत्ती जैसी पूजा सामग्री बेचने वालों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गई है। इन लोगों को सरकार ने कोई मदद भी नहीं की है। सरकार ने जिस तरीके से शराब पीने और बेचने वालों का विचार किया है, उसी तरह मंदिरों के जरिए जीवन यापन करने वालों के बारे में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मंदिर खुले हैं। केवल महाराष्ट्र में मंदिरों पर पाबंदी लगाई गई है। कोरोना का खतरा अगर है तो सभी और है। क्या कोरोना सिर्फ मंदिर खुलने का इंतजार कर रहा है? प्रदेश की सरकार प्रतिबंधों के साथ मंदिरों को खोल सकती है, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे हिंदूवादी मसले को वह हवा देना चाह रही है। भाजपा इसका राजनीतिकरण नहीं होने देगी क्योंकि यह सीधे जीवन यापन से जुड़ा प्रश्न है। प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबर है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अभूतपूर्व बदलाव करने जा रही है। इसके तहत सबसे पहले प्रदेश के 488 सरकार स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में तब्दील किया जाएगा। इस बदलाव के बाद संबंधित स्कूलों में स्वतंत्र शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, अच्छी कक्षाएं, आकर्षक इमारत, खेल का मैदान, खेल सामग्री, ICT लैब, साइंस लैब, पुस्तकालय जैसी सुविधाओं का समावेश होगा। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बेहतर शैक्षणिक पोषक वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा और यह शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्कूल के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अलावा अन्य विषयों से संबंधित किताबें, संदर्भ ग्रंथ और विश्वकोश उपलब्ध होंगे। नागपुर, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, औरंगाबाद, नांदेड़ समेत अन्य जिलों के जिला परिषद स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए 494 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग के अनुसार शैक्षणिक क्षेत्र में आज का बैकलॉग पीढ़ियों पर असर डालेगा, इसलिए उसे दूर करने का हर संभव प्रयास जारी है। बुधवार को वयोवृद्ध अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद गुरुवार को राज्यसभा के पूर्व सांसद एवं पत्रकार चंदन मित्रा की मौत की खबर ने भारी सदमा दिया है। इसी दौरान टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला की भी मौत की खबर आई। लगातार 3 शख्सियतों की मौत ने देश को झकझोर दिया। ट्विटर पर संवेदनाओं की झड़ी लगी रही। इसी बीच भारत में कोविड-19 के शुरुआती दौर में तबलीगी जमात पर पिछले साल हुई रिपोर्टिंग के मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति NV रमन ने कहा कि वेब पोर्टल पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कुछ भी दिखा देते हैं। आम लोगों की बात कौन कहे, जजों और अलग अलग संस्थाओं को बदनाम करने वाली खबरें वह चलाते हैं। अंकुश जरूरी है क्योंकि यह चिंता की बात है। चिंता देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद अब C.1.2 वेरिएंट को लेकर भी है। विशेषज्ञों ने इसे लेकर सावधान किया है। इससे इतर चिंतित चुनाव आयोग भी है। उसने 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव कराने पर असमर्थता जताई है। तो इन 5 बड़ी खबरों में चिंता की तस्वीर झलक रही है, जिसके बारे में विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। राज्यसभा के पूर्व सांसद एवं पत्रकार चंदन मित्रा का गुरुवार सुबह निधन हो गया। उनके पुत्र कुशाल मित्रा ने इस बात की पुष्टि की है। मित्रा 65 वर्ष के थे। मित्रा पायनियर के संपादक भी रहे। वह भाजपा के कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन वर्ष 2018 में पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मित्रा के निधन पर देश के कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि चंदन मिश्रा जी को उनकी बौद्धिकता और अंतर्दृष्टि के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने मीडिया और राजनीति के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिजनों तथा प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ट्वीट कर कहा कि वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानित सामाजिक सियासी शख्सियत चंदन मिश्रा जी के निधन की दुखद खबर से स्तब्ध हूँ। ईश्वर उनके परिवार मित्रों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। श्रद्धा सुमन। ओम शांति। वयोवृद्ध अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार को उनके हैदरपोरा स्थित आवास पर रात 10:30 बजे निधन हो गया था, जहां वह साल 2008 से नजरबंद थे। उनकी इच्छा के अनुसार गुरुवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में उनके हैदरपुरा आवास के पास एक स्थानीय कब्रिस्तान में उन्हें दफना दिया गया। जम्मू कश्मीर में 3 दशकों से अधिक समय तक अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व करने वाले गिलानी का जन्म 29 सितंबर 1929 को बांदीपुरा जिले के एक गांव में हुआ था।
कश्मीर में अलगाववादी नेतृत्व का एक मजबूत स्तंभ माने जाने वाले गिलानी भूतपूर्व राज्य में सोपोर निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। उन्होंने 1972, 1977 और 1987 में विधानसभा चुनाव जीता। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए उन्होंने केंद्र के साथ बातचीत की वकालत की थी। 2003 में उन्होंने तहरीक-ए-हुर्रियत का गठन किया। हालांकि 2020 में उन्होंने हुर्रियत राजनीति को पूरी तरह अलविदा कहने का फैसला किया। गिलानी को 2002 से ही गुर्दे संबंधी बीमारी थी और इसके चलते उनका एक गुर्दा निकाला भी गया था। पिछले 18 महीने से उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। भारत में कोविड-19 के शुरुआती दौर में तबलीगी जमात पर पिछले साल हुई रिपोर्टिंग के मामले में मुख्य न्यायमूर्ति एन.वी. रमन ने कहा कि वेब पोर्टल पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कुछ भी चल जाता है। बिना किसी जिम्मेदारी के आम लोगों, जजों और अलग अलग संस्थाओं को बदनाम करने वाली खबरें वहां चलाते हैं। सोशल मीडिया कंपनियां भी सिर्फ ताकतवर लोगों की ही सुनती है, जजों, संस्थानों या आम लोगों की नहीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या इससे निपटने के लिए कोई तंत्र है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों के लिए तो व्यवस्था है, लेकिन वेब पोर्टल के लिए कुछ करना होगा। कतिपय मामलों में समाज में गलत संदेश जाता है, कुछ मामलों में तो साफ दिखता है कि वह पूर्वाग्रह की देन है, फिर भी लोग चटखारे लेकर पढ़ते सुनते हैं। इसके साथ ही अदालत ने तबलीगी मामले में जमीयत की याचिका पर कहा कि मीडिया के एक वर्ग में दिखाई जाने वाली खबरों में सांप्रदायिकता का रंग होने से देश की छवि खराब हो सकती है। इसका हमें ही ध्यान रखना होगा। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद अब C.1.2 वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसके चलते मुंबई में BMC ने 3 सितंबर से शहर के हवाई अड्डे पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। अब यूके, यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे से मुंबई आने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य हो गया है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 के एक नए वायरल संस्करण की खोज की है, जो वायरस कोविड-19 का कारण बनता है। ये एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि आनुवांशिक रूप से समान वायरस का एक समूह है, जिसे C.1.2 के रूप में जाना जाता है। इस नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल लीड मारिया वैन केरखो ने कहा कि C.1.2 वेरिएंट कम से कम 6 देशों में पाया गया है। ये पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नया वेरिएंट चीन के वुहान से निकला मूल वायरस से अधिक संक्रामक है। देश में 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इन राज्यों में चुनाव आयोजित कराने पर असमर्थता जताई है। उनका कहना है कि EVM असम, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल राज्यों में है। इन राज्यों में फंसी EVM के दोबारा प्रयोग की अनुमति के लिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आयोग द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जबकि आने वाले चुनावों के लिए आयोग को इनकी आवश्यकता है। वरिष्ठ वकील ने मांग की है कि असम, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से संबंधित चुनाव याचिकाएं दाखिल करने के लिए एक समय सीमा तय की जाए। इस पर पीठ ने कहा कि ठीक है, हम इस पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। अफगानिस्तान की लड़ाई से भले ही अमेरिका ने किनारा कर लिया है, लेकिन पंजशीर के शेर अभी भी डटे हुए हैं। तालिबान और पंजशीर के विद्रोहियों के बीच में पिछले कई दिनों से भीषण वार पलटवार जारी है। पंजशीर घाटी एकमात्र जगह है जहां पर अभी विद्रोहियों का कब्जा है। तालिबान इससे हैरान है। हैरानी की बात पूरी धरती के लिए एक और है। जानकारों ने अंदेशा व्यक्त किया है कि सूरज से उठने वाला महातूफान इंटरनेट को खत्म कर सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट की चाल भी कम खतरनाक नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए खतरे को ट्रैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों को सावधान किया है। मगर अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सावधानी भी काम नहीं आ रही। हरिकेन आइडा और दूसरे तूफानों के असर के चलते भारी बारिश हो रही है। कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुश है। अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकियों की मदद कर उन्हें सत्ता में लाने वाले पाकिस्तान ने अब खुलकर मान लिया है कि हम तालिबान के संरक्षण हैं। तो आइए दुनिया भर में जारी हलचल को इन 5 खबरों के माध्यम से समझते हैं। अफगानिस्तान में नॉर्दर्न एलायंस के गढ़ पंजशीर घाटी पर कब्जा करने आए 40 तालिबान आतंकियों को अहमद मसूद के लड़ाकुओं ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि तालिबानी अहमद मसूद की किसी तरह से हत्या करना चाहते हैं ताकि पंजशीर में विद्रोही आंदोलन को कुचला जा सके।
उधर पंजशीर के शेरों ने भी तालिबान के खिलाफ खूनी जंग के लिए कमर कस ली है। विद्रोहियों ने पंजशीर घाटी के अंदर एक पूरे स्टेडियम को गोला बारूद से भर दिया है। उनके पास 2 हेलीकॉप्टर भी है। तालिबान और पंजशीर के विद्रोहियों के बीच में पिछले कई दिनों से भीषण वार पलटवार जारी है। पंजशीर घाटी एकमात्र जगह है जहां पर अभी विद्रोहियों का कब्जा है। तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर को घेर लिया है और विद्रोह को दबा दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। तालिबानी हमले लगातार विफल हो रहे हैं और उन्हें बातचीत का सहारा लेना पड़ रहा है। विद्रोहियों के इस किले पर फतह के लिए बेताब तालिबान को ताज़ा हमलों में 40 लड़ाकुओं को खोना पड़ा है। अब तक ब्रिटेन, सोवियत संघ या तालिबान कभी भी किसी ने पंजशीर घाटी पर कब्जा नहीं किया है। दुनिया भर में इंटरनेट सेवाओं को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक डेटा कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया है कि सूरज से उठने वाला महातूफान इंटरनेट को खत्म कर सकता है। यह महातूफान कुछ घंटे से लेकर कई दिन तक चल सकता है। संगीता अब्दुल ज्योति ने यह पेपर पेश किया। उन्होंने बताया है कि सौर तूफान के कारण बिजली चली जाएगी जो कुछ दिन में लौट सकती है, लेकिन इंटरनेट लंबे वक्त के लिए ठप हो जाएगा। इससे उत्पादकता पर असर पड़ेगा। संगीता ने अपने पेपर में बताया है कि इस तूफान से पानी के नीचे बिछे इंटरनेट केबल खराब हो जाएंगे, जिससे महाद्वीपों के बीच इंटरनेट पर असर पड़ेगा। हालांकि फाइबर ऑप्टिक केबल वाले स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्शन ठीक रहेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के समय में कंप्यूटर और ऑटोमेशन पर दुनिया बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई है। सौर तूफान आने पर हमारे अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट प्रभावित हो सकते हैं और इससे हमारी संचार और जीपीएस प्रणाली ठप पड़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब एक और नए कोविड वेरिएंट को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। MU नाम का वेरिएंट B.1.621 सबसे पहले इस साल जनवरी में पाया गया था और अब तक 40 से ज़्यादा देशों में इसके करीब 4000 मामले सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह वैक्सीन को बेअसर कर सकता है और ज़्यादा संक्रामक भी हो सकता है। इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया गया है। कोलंबिया और इक्वाडोर में यह बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि यह वैक्सीन द्वारा हासिल की गई एंटीबॉडी को भी चकमा दे सकता है। वैज्ञानिक इस बात की जांच में जुटे हैं कि आखिर क्यों यह इतना खतरनाक है और क्यों यह तेजी से फैल रहा है। शरीर में वायरल लोड की मात्रा बताती है कि वायरस के पार्टिकल रक्त में कितने अधिक है। साथ ही यह दर्शाता है कि वायरस के संक्रमण की क्षमता कितनी है और यह कितना खतरनाक है। अध्ययन बताते हैं कि संक्रमित व्यक्ति में वायरल लोड अधिक होने की वजह से यह वायरस तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हरिकेन आइडा और दूसरे तूफानों के असर के चलते भारी बारिश हो रही है। कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड और टॉर्नेडो के कारण घातक बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। न्यूयॉर्क सिटी में ज़्यादातर सबवे सर्विस भारी बाढ़ के कारण बंद हो गई है और न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट सस्पेंड हो गई। न्यू जर्सी ट्रांजिट ने सभी रेल सेवाएं बंद कर दी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डी ब्लासियो ने कहा है कि सड़कों पर न रहे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। वहीं न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन और क्वींस में मूसलाधार बारिश के बीच फ्लैश फ्लड की इमरजेंसी जारी की है। स्टेटन आइलैंड में राहत अभियान जारी है और टॉर्नेडो की चेतावनी पर नज़र रखी जा रही है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बुधवार को 6 मिनट में आधा इंच और 23 मिनट में 1.53 इंच बारिश दर्ज की गई। लोगों का कहना है कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बारिश का ऐसा कोहराम नहीं देखा। अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकियों की मदद कर उन्हें सत्ता में लाने वाले पाकिस्तान ने खुलकर मान लिया है कि हम तालिबान के संरक्षक हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने एक टीवी चैनल पर कहा कि हमने अपने देश में तालिबानी उग्रवादियों को शरण दी और शिक्षा दी। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान सरकार ने तालिबानी नेताओं की हर तरह से मदद की जो अब 20 साल बाद सत्ता में आ गए हैं। शेख रशीद ने खुलेआम कहा कि हाँ, हम तालिबान के संरक्षक हैं। हमने लंबे समय तक उनका ध्यान रखा। उन्हें शरण, घर और शिक्षा पाकिस्तान में मिली है। हमने उनके लिए हर चीज़ किया। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने यह कबूलनामा ऐसे समय पर किया है जब दुनिया भर में तालिबान राज वापस लाने में मदद करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। यही नहीं, पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभा रहा है। माना जा रहा है कि इस सरकार में पाकिस्तान के खास हक्कानी नेटवर्क को प्रमुखता से जगह मिल सकती है। तो वीकेबी न्यूज़ के इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।